नमस्कार साथियों, आज की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। तो आज हम एस्टेट टीजीटी मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2021 में हुआ था उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में भी हम 20 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एस्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर की क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहां से आप प्रीवियस पेपर जो एस्टेट में अभी तक हुए हैं उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह की फ्री क्लासेस के लिए आप राकेश सर मैथ्स क्लासेस, मेरा ये चैनल है यूट्यूब का, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि जो भी तैयारी कर रहा है उसे इनका बेनिफिट मिले। ठीक है, मुझे पता लगा कि आप लोग चंडीगढ़ जेबीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, क्या ये सच है? तो अगर ये सच है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, ताकि उसका जो वीडियो है वो भी आपको जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि नहीं हम एस्टेट पीआरटी का मैथ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा पेड कोर्स है जो कि आपको मिलेगा कहां, उसके लिए मेरी ऐप है। आप प्ले स्टोर पर जाइए और वहां से राकेश सर मैथ्स क्लासेस, आपने ये प्ले स्टोर में टाइप करना है राकेश सर मैथ्स क्लासेस। ये ऐप का लोगो आपको दिखाई देगा, इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको लॉगिन कीजिएगा, वहां पे आपको कुछ फ्री क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है, और ये जो बैच है आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मोड में है। रिकॉर्डेड क्लास इसलिए डाली गई है ताकि जो आपका सिलेबस है वो टाइम रहते एग्जाम से पहले पूरा हो जाए। बाकी लाइव क्लासेस तो मैं डेली इसमें ले ही रहा हूं। ठीक है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं 40 मार्क्स के लिए। ये सिर्फ 40 नंबर को कवर करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मेरा ये टीजीटी मैथ का स्पेशल कोर्स है जो कि 70 मार्क्स को कवर करता है। ये आपको मिलेगा अचीवर्स एकेडमी पर, जिसके लिए आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कोर्स आपका रिकॉर्डेड मोड में है, इसमें लाइव क्लासेस नहीं है। हालांकि कंटेंट जो है वो इसमें भी अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं तैयारी के लिए। तो अब इसके बाद अब हम बात करेंगे आज की क्लास के बारे में। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्या क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 30% के बट्टे पर एक शर्ट खरीदता है एवं अंकित मूल्य के 12% लाभ पर बेचता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत में क्या होगा? अ पर्सन बाय अ शर्ट एट 30% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस and sells it at 12% profit on the printed price. Profit on cost price in percentage is सॉरी। तो देखो अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे एक आदमी ने एक शर्ट को खरीद लिया अंकित मूल्य के 30% डिस्काउंट पे। तो मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य हमें नहीं पता है, तो वो हम अपने पास से मान लेंगे कि लेट मार्क प्राइस जो है शर्ट का वो 100 रुपीज है। ठीक है, तो 100 रुपीज की शर्ट और उसने 30% के डिस्काउंट में खरीद ली, तो 100 की शर्ट 30% डिस्काउंट में अगर वो खरीदेगा तो कितने की पड़ेगी उसको? 70 रुपीज की। तो ये उसने खरीद ली है 70 रुपए की। ठीक है, 100 का 30% 30 होता है। ठीक है, इसलिए 100 वाले सामान 30 रुपए लेस करके कितने का मिलेगा? 70 का मिलेगा। अब फिर उसने कहा कि अंकित मूल्य के ही 12% प्रॉफिट पे उसने उसको बेच दिया। तो मुझे बताओ मार्क प्राइस कितना है? तो और इसी पर उसने 12% कमाई करके इस शर्ट को बेच दिया। तो 100 रुपए का सामान 12% प्रॉफिट के साथ अगर बेचेंगे तो कितने का बिकेगा? 112 का। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब वो कह रहा था कि क्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा, कितने परसेंट होगा। तो आप मुझे बताओ, उसने शर्ट खरीदी थी 70 रुपए की और उसने शर्ट बेची कितने की है? 112 रुपए की। तो कितने रुपए का प्रॉफिट उसने कमा लिया? तो 70 का सामान अगर 112 का बेचेगा तो उसने 42 रुपए का जो है प्रॉफिट कमा लिया। किस पर? 70 पर। ठीक है, इंटू में 100%। उसने यहां पर बोला है साफ साफ कि क्रय मूल्य पर, ये लिखा है साफ साफ कि क्रय मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो इसलिए नीचे सीपी आपने रखना है। ठीक है, क्लियर? इससे काटेंगे, इस पे कटा, 7 से काटेंगे 6 पे कटा, और ये बन गया 60%, यानी कि उसका जो प्रॉफिट होगा वो 60% होगा। ठीक है, तो एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं, क्या इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहां पे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें से ये जो थर्ड ऑप्शन है वही इसका सही जवाब है, 60%। ठीक है, तो 60% का उसको जो है प्रॉफिट यहां पर हो जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट?
ये आपका प्रॉफिट लॉस में से डिस्काउंट सेक्शन का एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मेंसुरेशन टॉपिक का है, क्षेत्रमिति। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन? कह रहे लोहे के एक ठोस टुकड़े से निर्मित एक घनाभ जिसकी विमाएं 49 सेंटीमीटर इंटू 33 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर है को पिघलाकर ठोस गोले में परिवर्तित किया जाता है, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी? इफ अ सॉलिड पीस ऑफ आयरन in the form of a cuboid of dimensions 49 into 33 into 24 is molded to form a solid sphere, then radius of the sphere is। तो आपने यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, क्या? जब किसी एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज पिघलाई जाती है तो दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम रहता है। मतलब क्या? मान लो 10 किलो का एक क्यूबॉइड है, घनाभ है, जिसको पिघलाकर हमने क्या बना दिया? गोला बना दिया। तो ये 10 केजी का है तो ये भी तो 10 केजी का ही बनेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम रिमेन सेम। तो आपने यहां पे क्या करना है कि हमने किसको पिघलाया? घनाभ को। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ घनाभ यानी कि क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोला, गोला यानी कि स्फीयर। ठीक है, तो मुझे बताओ इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और कैसा होता है क्यूबॉइड? जैसे ये डस्टर है आपके सामने। ठीक है, ये डस्टर जो है ये एक क्यूबॉइड शेप है, तो इस तरह का जो है क्यूबॉइड होता है। ये इसकी लंबाई होती है, ठीक है, ये इसकी हाइट होती है और ये इसकी चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। स्फीयर, गोला कैसा होता है? गोला जो होता है इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। ठीक है, और गोला कैसा? ठोस होता है, ये अंदर से खाली नहीं होता। कभी सोचो सर्कल, नहीं, सर्कल नहीं होता। जैसे शॉर्ट पुट की बात की जाए वो क्या होता है? लोहे का गोला होता है। क्या मार्बल यानी कि कंचे की बात की जाए वो भी अंदर से सॉलिड होता है। ठीक है, वो खाली नहीं होता, तो वो इससे बनाया है हमने। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इसका वॉल्यूम कितना हुआ? 49 इंटू 33 इंटू 24। ठीक है, दे ही रखा है यहाँ पे 49 33 24, ये लिख दिया हमने। राइट साइड में 4/3 इंटू पाई, पाई कितना लेना है? 22/7, और आर क्यूब ये हमें पता नहीं है, इसी को पता करना है। ठीक है, तो अब कट करते हैं। देखो ऊपर से ऊपर कट कर देते हैं। 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 4 से 6 पे कटा, 2 से 3 पे कटा। ठीक है, अब कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, तो जो बचा उसको लिख लेते हैं। देखो एक तो 49 बचा इधर से। ठीक है, एक 3 तिया 9, 9 बच गया। इधर से क्या आ गया? 3 आ गया, और एक ये 7 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? आर क्यूब की वैल्यू आ गई। इसको भी तो इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो अब यहां से r की वैल्यू आपने निकालनी है, तो उसके लिए आप देखो यहां पे 49 इंटू 7, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं 7 इंटू 7 इंटू, देखो 49 को 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, और एक 7 ये पहले से ही था, इसको मैंने लिखा 7 इंटू 7, और एक 7 ये यहां पे पहले से ही रखा हुआ था, तो ये टोटल 3 हो गए। ठीक है, इसी तरह से 9 जो है वो 3 इंटू 3 है, और ये हमारा 3 है। ठीक है, क्लियर? तो यहां से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आर क्यूब यहां पावर में 3 लिखा है, तो इसका मतलब मुझे 3 की पेयरिंग करनी है। ठीक है, अगर यहां स्क्वायर लिखा होता तो मैं 2 की पेयरिंग कर देता। तो अब आंसर कितना आएगा? तो 7 इंटू 3, आंसर कितना बनेगा? 7 इंटू 3 यानी कि 21। ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक है, किसी को लगे कि ये कैसे करते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा और बता देता हूं। 7 की पावर 3 और 3 की पावर 3 मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज आर क्यूब। 7 इंटू 3 हो गया 21 की पावर 3, दिस इज इक्वल टू आर क्यूब। तो पावर सेम होगी तो बेस को इक्वल रख सकते हैं, इसका मतलब आर जो है वो आपका 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज थी सारी जो मैंने आपको करके बता दी। हालांकि आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, तो कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। 7 की 3 बार मल्टीप्लाई है, इसीलिए इसको 7 की पावर 3 रखा। यहाँ 3 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, इसको 3 की पावर 3 रखा। दोनों की पावर सेम थी तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो पावर सेम, बेस को कंपेयर कर दिया, तो आर कितना है? 21। क्लियर? तो आंसर आपको दिख ही रहा है, सबसे ऊपर दिख ही रहा है, ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है, तो ये इसका जवाब आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का है, लाभ तथा हानि। ठीक है, तो अब पढ़ें और कर सकते हैं तो आपने साथ के साथ करने भी है क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदता है तथा 6 रुपए में 5 वस्तु बेचता है,
तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अ पर्सन बोट 6 आर्टिकल्स फॉर ₹5 एंड सोल्ड 5 आर्टिकल्स फॉर ₹6, देन प्रॉफिट परसेंटेज इज। तो इस क्वेश्चन के लिए आप इसको लिखना सीख जाएं। कैसे? एक साइड लिखना आपने आर्टिकल्स, आर्टिकल्स यानी कि वस्तु, दूसरी साइड आपने लिखना है प्राइस। ध्यान रहे, प्राइस को राइट साइड में रखना है, आर्टिकल्स को आपने लेफ्ट साइड में लिखना है। ठीक है, क्लियर? अब पहली लाइन में बोल रहे हैं कि 5 रुपए की 6 वस्तु खरीदी। रुपए कितने दिए? 5। वस्तु कितनी खरीदी? 6। तो ये खरीदी है, इसलिए इसको लिखा हमने सीपी। ठीक है, इसलिए क्या लिखा हमने इसको? सीपी। सीपी यानी कि खरीदने का रेट। भाई 5 रुपए में 6 खरीद लाया। फिर उसने 6 रुपए की 5 वस्तु बेच दी। 6 रुपए की कितनी बेच दी? 5। ये क्या है? बेची है। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? बस इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी है, ये बनेगा 5 5 जा 25। इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी है, 6 6 जा कितना बनेगा? 36। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि उसने खरीदारी करी 25 रुपए की और बेचा उसने 36 रुपए में। तो मुझे बताओ, अगर 25 रुपए की खरीदारी करके 36 रुपए का सामान बेच दे तो क्या होगा? तो तुम कहोगे प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा? 11 का। तो प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 11 का, लेकिन पूछे कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया? तो ये 11 रुपए की कमाई कितने पर हुई है? 25 पर, इंटू में 100%। ठीक है, तो परसेंटेज बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 25 चौके 100, 11 चौके 44% उसको जो है वो लाभ हो गया। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, और ये जो बेसिकली ऐसे मल्टीप्लाइयां होती हैं, इससे क्या होता है, ये नंबर ऑफ आर्टिकल सेम होते हैं। ये जो ट्रिक यहां पर लगाई गई है, इससे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल हो रहे हैं। जब मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो देखो रेट 5 टाइम हो गया, तो आर्टिकल भी 5 टाइम हो गया। अगर आप किसी से पूछो भाई क्या रेट दे रहे हैं सामान, वो कह रहे हैं जी 5 रुपए के 6 दे रहा हूं, तो आपने कहा 25 के दे दे, तो 25 के कितने देगा? इसका 5 गुना यानी कि 30 देगा, इसका 5 गुना यानी कि वो 30 देगा। जैसे ही आपने इसको 6 गुना किया, ये रेट 6 गुना हुआ, तो इसके आर्टिकल भी 6 गुना हुए, जैसे मैंने ऊपर समझाया। यानी कि 30 आर्टिकल यहां पे खरीदे हैं और 30 यहां पर बेचे हैं। तो अब हिसाब किताब लगाना थोड़ा सा आसान हो गया कि 30 खरीद के लाया था 25 के और 30 बेच दिए कितने के? 36। ठीक है, तो यहां से आपको 11 का प्रॉफिट हुआ 25 पे। तो इतना करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इसकी एक टाइप और बनती है, उसमें इस तरीके से फिर आपको ये इक्वल करने पड़ते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अगर ऐसा आ जाए सेम, तो बस ऐसे आर पार की मल्टीप्लाई करना और जैसे मैंने बताया वैसे कर देना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका जीपी सीरीज का है, जिसे आप गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। एक आपकी एपी सीरीज होती है, जिसे आप समांतर श्रेणी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सुना है ना उसके बारे में? तो क्या होती है, कैसी होती है, वो मैं अभी आपको फर्क दिखाऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग 5 into 2 की पावर n-1 है, तो सार्व अनुपात क्या होगा? इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 5 into 2 की पावर n-1, देन कॉमन रेशियो इज। तो सबसे पहले तो भाई जीपी सीरीज देख लो कैसी होती है। मान लो यहां पर एक ये जीपी सीरीज लिखी है, जिसको आप बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, कैसी होती है? जैसे मान लो मैंने यहां पे लिख दिया 3 6 12 24 40। अब मैं आपको बता दूं कि मुझे कैसे पता लगेगा ये जीपी सीरीज है कोई और सीरीज है। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने इसका कॉमन रेशो जिसको आप क्या बोलते हैं, सार्व अनुपात, ये चेक करना होता है, जिसको आप स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और ये कैसे चेक होता है, आप कोई भी दो टर्म्स उठाएं, राइट टर्म को लें और उसको लेफ्ट टर्म से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो इसको मैंने काटा तो कितना है, यहाँ पे 2 आया। ठीक है, इसी तरह से इन दो में देखूंगा तो राइट टर्म है 12 और लेफ्ट है 6, तो जब डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। आप कहीं पर भी देखें, दो टर्म्स को उठाऊंगा, राइट को जब मैं लेफ्ट से डिवाइड कर रहा हूं तो यहाँ पे हर बार 2 आ रहा है, यानी कि ये कॉमन रेशो सार्व अनुपात जो है वो इस सीरीज का सेम आ रहा है। तो ऐसी सीरीज को ही हम क्या बोलते हैं, जीपी सीरीज। ठीक है, बात समझ में आ गई, जिसका कॉमन रेशियो जो है वो थ्रू आउट सीरीज सेम हो। या ऐसे समझे, या एक तरीका और भी हो सकता है, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। देखो लिखा भी यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी जो गुणा करके उत्तर दे, जैसे 3 से 6 कैसे आया, 2 से गुणा करके।
3 दूनी 6, 6 से 12 कैसे आया, 2 से गुणा करके। 12 से 24 कैसे आया, 2 से गुणा करके। तो हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें इसकी नेक्स्ट टर्म मिल रही है, ठीक है। तो इसी को हम बोल रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी, जो गुणा करके उत्तर दे रही है। तो मेरे ख्याल से जीपी सीरीज सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एपी सीरीज में दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है, ठीक है, वहां पे इनका डिफरेंस चेक करते हैं, वो अगर सेम है तो वो आपकी एपी है। तो फिलहाल मैं बस ये समझाना चाह रहा था। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग जिसको हम डिनोट करते हैं s ऑफ n से। s डिनोट फॉर सम, n डिनोट फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। तो n टर्म्स का सम जो कि किसके बराबर है, 5 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो आपने यहां पे अब पुट करना है n को 1 2 3, बस इतना ही करें, इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं n को 1 पुट करता हूं तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि n की वैल्यू 1 रख दें तो ये क्या बनेगा, 5 इंटू 2 की पावर 1 माइनस 1। 2 की पावर 1 तो 2 ही होता है, तो 2 में से 1 गया 1, तो ये कितना बनेगा 5। क्लियर है। जैसे मैं n को 2 पुट करता हूं तो मेरे पास दो टर्म्स का सम आएगा, ध्यान दीजिएगा ये सम दे रहा है आपको। तो n को 2 पुट किया तो ये क्या बनेगा, 5 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1। 2 की पावर 2 यानी कि 2 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, तो ये बनेगा 5 इंटू 3, दिस इज 15। क्लियर है यहां तक। इसके बाद अगर मैं इसको 3 पुट करूंगा तो यहां से मुझे 3 टर्म्स का सम मिलेगा 2 की पावर 3 माइनस 1। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, 8 में से 1 गया तो 7, 7 इंटू 5, ये आप डायरेक्टली लिख दें या तो 5 इंटू 7, दिस इज 35, ठीक है। ये 5 ये वाला है और 8 में से 1 गया 7, तो ये कितना आ रहा है 35। तो इतना करने के बाद अब जो खास बात है वो मैं आपको समझा दूंगा, वो क्या है उसे बड़े ध्यान से समझना। यहां पे देखो, ये जो S1 है, ये S1 जो है ये आपकी फर्स्ट टर्म है। कैसे, इसको मैं यहां से एक्सप्लेन करता हूं। आप मुझे बताइए इसके फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट टर्म कौन सा, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये, ठीक है। आप मुझे बताओ फर्स्ट टर्म का सम कितना होगा। इसका मतलब आप इसको आगे मत देखो, मैं कहूंगी इसका सम कितना होगा। अगर इस जीपी के अंदर एक ही टर्म हो तो उसका सम कितना आएगा, तो आप कहेंगे वो तो 3 आएगा। वो कितना आएगा, 3 ही आएगा, ठीक है। और यही तो आपका फर्स्ट टर्म है, क्यों भाई, यही है आपका फर्स्ट टर्म जिसे आप ए के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैंने ए कहीं लिख के नहीं दिखाया, तो आप इसको फर्स्ट टर्म समझे। ये बात समझ में आई। अब दो टर्म्स का सम कितना होगा, अगर मैं दो टर्म्स का सम बताऊं तो 3 और 6 कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। दो टर्म्स का सम कितना है, 9 है। अगर इनमें से मैं एक टर्म का सम माइनस कर दूं, यानी कि दो टर्म के सम में से अगर मैं एक टर्म का सम माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, तो मुझे बताओ, दो टर्म का सम है 9, इसमें से एक टर्म, पहली टर्म का सम मैं माइनस कर दूंगा तो 9 माइनस 3 मुझे क्या मिलेगा, 6। और 6 क्या है आपका सेकंड टर्म है, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म। देखो क्या 6 आपका सेकंड टर्म नहीं है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखो, अगर मैं 3 टर्म के सम में से 2 टर्म का सम माइनस कर दूं, मैं 3 टर्म के सम में से, 3 टर्म कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक, तो मुझे बताओ इनका टोटल कितना बनेगा, 3 और 6 9, 9 और 12 21, ठीक है, ये बन गया 21। इस 3 टर्म के सम में से मैं अगर ये पहली 2 का माइनस करूंगा, यानी कि 9 को माइनस करूंगा, तो मेरे को कितना मिलेगा, 12। 12 जो है वो आपकी कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो ये बात मैं जो आपको समझा रहा था, इसी चीज को अब आपने यहां लगाना है, क्या कि जो भी आपकी जीपी सीरीज है, जीपी सीरीज तो पता ही नहीं कौन सी है, तो जीपी सीरीज क्या है, उसकी फर्स्ट टर्म कहां से मिल रही है, ये मिल रही है, बताया था मैंने अभी। फर्स्ट टर्म क्या मिलेगी, जो आपका पहले वाला सम है वही आप लिख देंगे तो वो आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। फिर सेकेंड टर्म के लिए मैं क्या करूं, सेकेंड टर्म यानी कि दूसरे टर्म के सम में से पहली टर्म का सम माइनस कर दो, यानी कि 15 में से आप माइनस कर दो 5 को, यू विल गेट 10, यानी कि सेकंड टर्म आपको मिल गई 10। बताया था ना मैंने अभी, दो टर्म के सम में से एक टर्म का माइनस कर देंगे तो आपको सेकंड टर्म मिलेगी, ठीक है। तो इस जीपी सीरीज की सेकंड टर्म कितनी है, 10। आगे समझ में। अब इसी जीपी सीरीज की अगर थर्ड टर्म भी तुम निकालना चाहो ताकि वेरीफाई कर सको, तो 3 टर्म के सम में से 2 टर्म का सम माइनस कर दो, तो 3 टर्म का सम कितना है, 35। इसमें से माइनस कर दो 2 टर्म का सम विच इज 15, तो कितना बनेगा, 20। इसका मतलब थर्ड टर्म कितनी आ रही है, 20। क्लियर है। तो ये खास कंसेप्ट यहां पर था कि सम को आप कैसे यूज कर सकते हैं इन टर्म्स को निकालने के लिए।
ठीक है, तो पहले ही जो टर्म का सम है वो आपकी फर्स्ट टर्म ही होती है, इसको एज इट इज यहां पे चिपका देना। फिर दो टर्म के सम में से पिछली एक टर्म का सम माइनस कर देना, आपको मिलेगी सेकेंड टर्म। फिर तीन टर्म के टोटल में से आप पिछली दो का टोटल माइनस कर देना, आपको मिलेगी तीसरी टर्म, और इस तरीके से ये आपको आगे की मिलती रहेंगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है सार्व अनुपात क्या होगा, यानी कि आपसे रेशियो पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था रेशियो कैसे निकलता है, राइट अपॉन में लेफ्ट। ठीक है, तो राइट कौन सी है 10 और लेफ्ट कौन सी है 5, तो 10/5 यू विल गेट आंसर 2। किसी को यहां से नहीं समझ में आया तो यहां से भी देख लो, 20 को 10 से भाग करोगे तो तब भी तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, ये लिखा है ऑप्शन में। ठीक है, तो ये है इसका कंसेप्ट सारा जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो क्वेश्चन वैसे इतनी देर का नहीं था, फास्ट ही हो जाता है, ये आपको करना था जस्ट। ठीक है, लेकिन चीजें जब समझाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, ताकि इस तरह का क्वेश्चन अगर दोबारा आए तो फिर वो छूटे नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति टॉपिक का। तो आता है तो करें आप। हाँ जी, क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार प्लॉट की भुजा 150 मीटर लंबी है, प्लॉट के अंदर सभी भुजाओं की ओर 3.5 मीटर चौड़े एक रास्ते का निर्माण किया जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। A side of a sphere plot is 150 meter long. Inside the plot, 3.5 meter wide path is constructed all around the site. The area of the path is. अब क्वेश्चन जो बोल रहा है एक बार समझ लो भाई, कह रहा है कि एक स्फीयर हमारे पास जो है इस वर्गाकार का जो है प्लॉट है, वर्गाकार है, इसकी साइड जो है वो कितनी दे रखी है 150 मीटर, 150 मीटर ये इसकी साइड दे दी। ठीक है भाई, अब रास्ता कहां बनाया है, रास्ता इसके अंदर की ओर बनाया है, तो रास्ते को थोड़ा सा मैं अलग कलर से दिखा देता हूं। ये रास्ता इसके अंदर की ओर बनाया है, ये रास्ता बाहर भी बना सकता था और ये रास्ता इसके बीचों बीच भी बना सकता था। ठीक है, और ये रास्ता है 3.5 मीटर चौड़ा। ठीक है, ऐसे भी और ऐसे भी 3.5 मीटर ये चौड़ा रास्ता है, और इस रास्ते का ये आपसे पूछना चाह रहा है एरिया कितना होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन क्लियर। तो अब इसको कैसे करना है, आपने फास्ट, आपको तरीके तो और भी मिल जाएंगे लेकिन मैं थोड़ा सा फास्ट करने का बता देता हूं। एक तरीका तो ये कर सकते हो आप, अगर मैं जो फॉर्मूला लिख रहा हूं वो नहीं समझ में आए तो ये तरीका कर सकते हो, इस बड़े स्क्वायर में से, बड़े वर्ग में से छोटा स्क्वायर माइनस कर दो। जैसे बड़े में से छोटा माइनस होगा तो ये वाला एरिया बच जाएगा। ठीक है, अब बड़े की साइड तो कितनी है 150, ये भी कितनी होगी 150, तो एरिया क्या बनेगा 150 इंटू 150। ठीक है, अच्छा अंदर वाले की साइड कितनी बनेगी 3.5, ये कम होगी 3.5, ये कम होगी तो 7 कम होगी, तो 7 कम होगी तो कितनी बन गई 143, तो ये 143 तो फिर ये भी 143। बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो बाहर का एरिया कितना बनेगा 150 इंटू 150, इसमें से माइनस कर देना 143 इंटू 143, ये आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, दिस इज वन मेथड, अगर किसी को लगता है कि नहीं ये ज्यादा आसान लगता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अनदर मेथड एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ रास्ते का क्षेत्रफल। इसके लिए फॉर्मूला याद रखना 2x l प्लस बी माइनस में 2x, ध्यान रखना ये फॉर्मूला आपका रेक्टेंगल यानी कि आयत में भी लगेगा, ये फॉर्मूला आपका स्क्वायर में भी लगेगा। अब तुम कहोगे कि सर स्क्वायर में कैसे लग जाएगा, ये l है ये b है, अरे भाई l और b दोनों सेम ही तो होती हैं इसमें, बस ये रख देना आपने, l और b दोनों सेम है यानी कि 150 150 आपने रखनी है, पहली बात। दूसरी बात कि x क्या रखी, तो भाई x होगी इस रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे अब x को 3.5 रखूंगा तो 3.5 गुना 2 बन गया 7, l कितना है 150, 150 प्लस 150 माइनस 2 इंटू 3.5 यानी कि 7, तो 7 इंटू 300, 150 300, और 300 में 7 गए तो कितने बन गए 290। ठीक है, तो बस मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, तो 7 ये 21, 7 63 और 2 65, 7 दूनी 14 और 26, 2051 मीटर स्क्वायर एरिया। भाई क्यूब क्यों लगाएंगे, ठीक है, तो एरिया 2 डायमेंशनल होता है तो 2051 ये आंसर है। एक बार देख लेते हैं ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, तो 2051 लिखा है कहीं पे, बिल्कुल चौथी ऑप्शन में लिखा है जाके। ठीक है, तो 2051
बात समझ में आई? क्लियर है? यही अगर रेक्टेंगल में आ जाए तो लेंथ की वैल्यू अलग होगी, ब्रेड्थ की अलग होगी। जैसे इसमें तो दोनों सेम थी ना, उसमें लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना, जब ये रास्ता अंदर की ओर बनेगा तो यहां माइनस आएगा, और अगर यही रास्ता बाहर की ओर बनता तो फिर यहां प्लस आता। ठीक है, तो मैंने ये चीज भी आपको समझा दी है। ठीक है, क्लियर? तो ये आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, जिसे आप प्रायिकता बोलते हैं। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि 3 बच्चों वाले एक परिवार में कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी? द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन देयर विल बी एट लीस्ट 1 बॉय। तो अब सबसे पहली बात तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको होने की संभावना बटे में कुल संभावना ये रखना होता है। अब ये होने की संभावना और कुल संभावना मतलब क्या, कि भाई 3 बच्चे अगर एक परिवार में हैं तो वो तीनों क्या क्या हो सकते हैं? भाई वो तीनों लड़के भी हो सकते हैं, वो तीनों लड़कियां भी हो सकती हैं। ठीक है, इस तरह से कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, तो सबसे पहले मैं उसको यहां पे लिख देता हूं। आपने कैसे लिखना है, अगर एक परिवार में 3 बच्चे हैं तो आपने 3 बार तो बॉयज लिखना है। ठीक है, 3 बार नहीं, 4 बार बॉयज। 4 बार बॉयज लिखना है, 4 बार आपने गर्ल्स लिखना है। 4 बार बॉयज, 4 बार गर्ल्स। फिर 2 बार बॉयज, 2 बार गर्ल्स, 2 बार बॉयज, 2 बार गर्ल्स। फिर एक बार बॉय, एक बार गर्ल, एक बार बॉय, एक बार गर्ल, फिर बॉय गर्ल, बॉय गर्ल। तो आपको बता दूं, अगर एक परिवार में 3 बच्चे हैं तो या तो तीनों ही लड़के हो सकते हैं, या 2 लड़के और तीसरी लड़की हो सकती है, या हो सकता है पहले पे लड़का हुआ फिर लड़की हुई हो फिर लड़का हो गया हो सकता है पहले लड़का हुआ हो फिर दोनों लड़कियां हो गई हो, पहले पे लड़की हुई हो फिर दोनों लड़के हो गए हो, पहले पे लड़की हुई हो फिर लड़का हुआ हो फिर लड़की हुई हो। तो मतलब ये इस तरह से टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 पॉसिबिलिटी है उन बच्चों की। एक लड़का है लड़की है किस नंबर पे है, क्योंकि यहां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 बच्चों वाले एक परिवार में कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता क्या है। तो 3 बच्चे हो रहे हैं तो इस तरह से हो सकते हैं, किसी भी एक तरह से। ठीक है भाई, किसी के हो सकता है पहले लड़की होगी हो फिर लड़का हुआ हो फिर लड़की हुई हो। ठीक है, तो वो कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। तो ये है कुल संभावना, जिसे आप लिखते हैं हमेशा नीचे जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, जब भी आप प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता निकालते हैं तो ये टोटल संभावना आपने लिखनी है नीचे। बात समझ में आ गई होगी। अब जो चीज वो पूछ रहे हैं, मैंने बोला था होने की संभावना, ठीक है, बटे में कुल संभावना, कुल संभावना है ये। इनमें से क्या होने की संभावना जो वो पूछना चाह रहे हैं, कह रहा है कम से कम एक लड़का होने की संभावना। तो तुम मुझे बताओ, कम से कम एक का मतलब सारे भी लड़के हो सकते हैं, नहीं तो एक लड़का हर सिचुएशन में जिसमें भी है वो सारी सिचुएशन आपकी सही है एक्सेप्ट दिस सिचुएशन। क्यों? इसमें तो सारी लड़की होगी ना, तो ये सिचुएशन नहीं होगी। बाकी सभी में कम से कम, देखो इसमें भी एक लड़का है, इसमें भी है, इसमें 2 है, भाई कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कितनी सिचुएशन है? 7। तो आंसर बनेगा 7/8। क्वेश्चन हो गया खत्म। बात समझ में आई? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। बिल्कुल इजी से तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, और ऑप्शन भी अगर देखे जाए तो 4th ऑप्शन में इसका आंसर जाके लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कैसे किया, ये मैंने आपको बता दिया कि जो पूछा है उसको ऊपर रखना है और टोटल सिचुएशंस को आपने नीचे रखना है। ठीक है, फिर भी दिक्कत आती है तो दोबारा करके देख लिया करो, सुन लिया करो दोबारा क्या बोला इसमें। चलो अगला क्वेश्चन, ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ज्यामिति। एक कोण का माप जो कि उसके संपूरक कोण का 4 गुना है क्या होगा? द मेजर ऑफ दैट एंगल विच इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट इज। अब देखो पहले तो ये संपूरक कोण कौन से होते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। संपूरक कोण जिसको आप बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, 2 एंगल्स जिनका टोटल 180 होता है
वो आपके कैसे होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। ठीक है, ऐसे दो एंगल जिनका टोटल कितना हो जाए 180। एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनको आप पूरक कोण बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होते हैं, जिनका टोटल कितना हो जाए 90 हो जाए। ठीक है, अब इसी बात को अगर मैं ऐसे बोलूं कि भाई अगर ये 80 है तो ये कितना, तो तुम कहोगे सर जी ये 80 है तो ये 100 होगा तभी ये 180 बनेगा। बिल्कुल सही है। तो मैं इस बात को ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा हो सकता है। बात ये भी ठीक है, बात ये भी ठीक है, दोनों बातें ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने क्यों लिखा, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, कह रहा है कि एक कोण का माप क्या होगा, मुझे क्या पता क्या होगा, मैंने उसको थीटा मान दिया। जो अपने संपूरक कोण का, अब इसका संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो वो 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो इसलिए वो आपसे पूछ रहा है कि थीटा कितना होगा, ये थीटा कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो जो स्टेटमेंट में दिया है उसको पढ़ के लिख दो। कह रहा उस कोण का माप क्या होगा, मैंने कहा मुझे नहीं पता, थीटा होगा। जो अपने संपूरक का, इसका संपूरक, इसका सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस थीटा, जो अपने संपूरक का कितने गुना है 4 गुना, यानी कि इसके सप्लीमेंट्री एंगल का 4 गुना कर दूंगा तो वो इसके बराबर आ जाएगा। बात आई समझ में, क्लियर है। ठीक है, तो ये बात आई समझ में आपको, तो बस इसको सोल्व कर दो। तो थीटा इक्वल टू 180 गुना 4 करेंगे तो 720, थीटा इंटू 4 करेंगे तो 4 थीटा, ये 4 थीटा इधर आ जाएगा तो 5 थीटा इक्वल टू 720, और यहां से थीटा की वैल्यू इसको कट करके आ जाएगी 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 144 डिग्री। ठीक है, तो आंसर है 144, ऐसा लिखा है ऑप्शन नंबर 2 में। ये जवाब आ गया। अब किसी को लगे कि ये ठीक है कि नहीं है तो आप इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे मुझे बताओ, ऑप्शन में ही तो आपका आंसर लिखा हुआ है। अगर कोई बच्चे को ये कंसेप्ट नहीं समझ में आता तो वो बाय ऑप्शन भी कर सकता था। जैसे अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को उठा लूं, उसने पूछा उस कोण का माप बताओ, तो आंसर कहता है कि 36 डिग्री होगा। अगर 36 आंसर है तो मुझे पहले तो ये बताओ इसका सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक कितना होगा, इसका संपूरक कोण कितना होगा। तो तुमने कहा 180 में से 36 को माइनस कर दो सर जी, कितना बना 144। ठीक है, क्या बना 144। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि उस कोण की वैल्यू क्या होगी, आंसर कह रहा है 36 होगी, जो अपने सप्लीमेंट का संपूरक का 4 गुना। तो मुझे बताओ इसका 4 गुना करूंगा तो क्या इसके बराबर आएगा, तुमने कहा ये तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये तो गलत हो गया जवाब। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में आंसर है 144। अगर हमारा एंगल 144 है, इसका संपूरक कितना होगा 180 माइनस 144, दिस इज 36। ठीक है, उसने पूछा उस कोण का माप क्या होगा, मैंने कहा 144 होगा। ठीक है, जो इसके सप्लीमेंट का यानी कि 36 का 4 गुने के बराबर है। तो मुझे बताओ अगर इसका मैं 4 गुना करूंगा, मुझे बताओ 36 की 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 144 नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब यही आपका आंसर सही है। ठीक है, बात समझ में आई कि क्या करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको ये संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन भाई आपका थ्योरेटिकल है। ठीक है, जस्ट आपको आंसर बताने हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लेखा चित्र द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, यानी कि ग्राफ की मदद से हम किसको नहीं दिखा सकते। सिंपल सी बात ये, तो आपका जो आंसर है बहुलक, माध्य, माध्यिका या इनमें से कोई नहीं, मोड, मीन और मीडियल। तो आपको जवाब करना है मीन यानी कि माध्य। जो माध्य है उसको आप ग्राफ की मदद से नहीं दिखा सकते, तो आप इसको याद रखना। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर लगाएंगे माध्य यानी कि मीन। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आंसर है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहते हैं, कह रहे हैं एक कार्य को ए व बी मिलकर 12 दिनों में पूरा करते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को 15 दिनों में, सी तथा ए उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी एंड सी डू इन 15 days, सी एंड ए इन 20 days, देन हाउ मेनी डेज ए अलोन विल फिनिश द वर्क। तो अब देखो, सबसे पहले तो आप लिख दो 12 दिन में कौन कर रहे हैं, ए और बी मिलकर। उसके बाद बी और सी कितने ले रहे हैं 15, और सी और ए ने कितने लिए 20। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं, ए और बी 12 ले रहे हैं, बी और सी 15 ले रहे हैं, और सी और ए उसी काम के 20 ले रहे हैं।
तो सबसे पहले तो आपको टोटल वर्क निकालना होता है, जो कि कैसे आता है, इन तीनों के एलसीएम से। ठीक है, एलसीएम कैसे आएगा, सबसे बड़ा नंबर उठा लो और इसका टेबल पढ़ना शुरू कर दो। 20 एकम 20, इसमें भी नहीं आता, इसमें भी नहीं आता। 20 दूनी 40, इसमें भी नहीं आता, इसमें भी नहीं आता। 20 दिया 60, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। तो 60 बन गया आपका क्या, दिस इज टोटल वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले आपने टोटल वर्क यानी कि कुल काम बना लेना है। कैसे बनेगा, इनका एलसीएम लेके। अब इससे इसको डिवाइड कर दो। 60 को 12 से डिवाइड करूंगा तो 5 पे कटेगा, 15 से करूंगा तो 4 पे कटेगा, 20 से करूंगा तो 3 पे कटेगा। ठीक है, ये जो आ गया इसको आप बोलते हैं 1 डे वर्क। ये क्या है, दिस इज 1 डे वर्क, जिसको आप कहेंगे एक दिन का काम। ठीक है, क्लियर। तो अब मुझे बताओ 5 जमा 4 जमा 3, 5 4 9 और 3 12, ये 12 काम हो जाते हैं कब, जब ए और बी और सी और ए मिलकर काम करते हैं। ठीक है, ये 12 काम कब हुए, जब ये सारे मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सारों को यहां पे ले लिया। तो मुझे बताओ इस 12 काम के अंदर ए ने कितनी बार काम किया, तो तुमने कहा 2 बार काम किया, क्योंकि ए यहां भी काम कर रहा है, यहां भी कर रहा है। बी ने भी 2 बार काम किया और सी ने भी 2 बार किया। तो ये 12 काम जब हुए तो 2-2 बार सभी ने काम किया, यानी कि 2 बार ए ने किया, 2 बार बी ने किया, 2 बार सी ने किया। तो सारे 2-2 बार काम कर रहे थे तो 12 हुए। अगर एक एक बार करेंगे तो फिर कितने काम होंगे, तो फिर तो 6 काम होंगे। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो आपसे इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि ए बी सी मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आप इसका आंसर कैसे निकालते। इसके लिए आपको टोटल काम को डिवाइड करना पड़ता इनके 1 डे के वर्क से। तो आपका आंसर आता 10 दिन। ठीक है, फिर आंसर ये आता। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा हुआ, हमसे ये नहीं पूछा, हमसे तो पूछा ए अकेला काम कितने दिन में कर देगा। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना है, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दिया मैंने। इसके लिए क्या करना है, टोटल काम को डिवाइड करना है ए के 1 डे के वर्क से। इस पूरे टॉपिक का कंसेप्ट मैंने आपको बताया। कंसेप्ट ये है कि कुल काम को एक दिन के काम से डिवाइड कर दें। किसके एक दिन के काम से, जिससे काम करवाना है। यहां अगर एबीसी से काम करवाना होता तो एबीसी के एक दिन के काम से डिवाइड कर दें, लेकिन काम तो ए से करवाना है। ठीक है, तो अब इसके लिए वापस चलते हैं यहां पे। तो मुझे बताओ ए और बी ने मिलके 5 काम किए, या मैं ऐसे बोल देता हूं कि ए और बी ने मिलके 5 रोटियां खाई। क्या तुम मुझे बता सकते हो ए ने कितनी खाई, बी ने कितनी खाई? तुम कहोगे नहीं सर हमें नहीं पता ए ने कितनी खाई, बी ने कितनी खाई। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कह दूं कि एबीसी ने मिलके 6 रोटी खाई थी, सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैंने कहा एबीसी अगर मिलके बैठ जाए खाना खाने तो वो 6 रोटियां खा जाते हैं, जिसमें से बी और सी 4 ही खा पाते हैं। बी और सी कितनी खा रहे हैं, देखो बी और सी कितनी खा रहे हैं, 4। तो अब मैं पूछूं ए ने कितनी खाई, तो तुम कहोगे सर जी जाहिर सी बात अब तो ए ने 2 ही खाई होंगी। भाई अगर तीनों 6 खा रहे हैं जिसमें से बी और सी ने 4 खाई, तो फिर ए ने कितनी खाई, तो ए का एक दिन का काम आ गया। ध्यान रखना इधर से नहीं करना, जहां पे ए है वहां से नहीं करना, जहां बी और सी है उसको आपने लेना है इसके साथ। ठीक है, क्लियर। तो 2 से काटा तो आंसर कितना बनेगा, 30 दिन। तो अगर काम अकेला ए करे, क्वेश्चन में पूछा गया था ए अकेला काम कितने दिन में पूरा करेगा, आंसर बनेगा 30 डेज। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हो। आ गया समझ में? बिल्कुल इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ अगर यही बी से पूछ लेता तो फिर से सुन लो इसके बारे में। तो टोटल काम लिख दिया, बी का एक दिन का काम निकालना है। कहां से निकलेगा, तुम देखो बी कहां नहीं लिखा हुआ, यहां नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ए बी सी तीनों मिलकर 6 रोटी खा रहे हैं, जिसमें से सी और ए ने 3 खाई थी। ए और सी ने 3 खाई थी तो फिर 3 बी ने खाई होंगी, जाहिर सी बात है। इसको डिवाइड कर देना, 20 दिन इसका आ जाएगा। और सी की बात करें तो फिर कौन सा लेना है, ये वाला। भाई तीनों ने मिलकर खाई 6 रोटी, जिसमें से ए और बी ने खाई 5, तो सी को कितनी मिली होंगी, 1 मिली होगी। तो 60/1 यानी कि 60। ठीक है, तो कई आंसर मैंने बता दिए इसे क्वेश्चन में। तो इनमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है, तो आप उसके हिसाब से आंसर कर दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ चुका है मेंसुरेशन टॉपिक का। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है के अंतर्गत बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। The area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle whose radius is r सेंटीमीटर। तो पहले आपको चित्र की मदद से समझाया जाएगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। यह है एक अर्धवृत्त यानी कि आधा वृत्त। ठीक है, जहां पे ये है इसका रेडियस, ये क्या है इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो इतना इधर भी होगा, ये भी रेडियस है, और ये पूरा होता है इसका डायमीटर यानी कि व्यास। क्लियर है।
अब इसके अंदर हमने क्या करना है, एक मैक्सिमम साइज का क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, त्रिभुज बनाना है। तो एक काम करते हैं ना, जो इसका बिल्कुल सेंटर है वहां से यहां मिला लेते हैं, वहां से यहां मिला लेते हैं। तो तुम मुझे बताओ ये भी क्या होगा, ये भी तो आर ही होगा, इसमें क्या दिक्कत है भाई। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, यहां से मैं इस लाइन पे, इस सर्कल की बाउंड्री पे जहां भी मिलाऊंगा वो सारे रेडियस होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में। तो ये सबसे ऊंचा बनेगा, तो हमने इसको मिला लिया। ठीक है भाई, ये बन गया भाई सबसे बड़ा ट्रायंगल। क्लियर है, उसने यही कहा था कि सबसे बड़ा बनाना आपने, हमने बना दिया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी ट्रायंगल जिसकी हाइट हमें मालूम हो, हाइट मतलब ये परपेंडिकुलर वाली हाइट, तो ये भी बन रही है, लेकिन ये तिरछी हाइट है, ये लंबवत ऊंचाई है सीधी। तो ये कितनी होती है, अगर किसी भी ट्रायंगल की हाइट हमें पता हो तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। ये एरिया का फॉर्मूला होता है अगर हमें किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई मालूम हो। तो अब आंसर करेंगे हाफ इंटू बेस। बेस कितना भाई, ये पूरा बेस है, ध्यान रखना, कभी आप इतना बेस ले लो, ये ट्रायंगल का पूरा बेस है, पूरी त्रिभुज का बताना है ना मुझे, तो इस पूरे पोर्शन का बताना है, इसका एरिया बताना है। तो बेस कितना बना, आर प्लस आर कितना 2r, इंटू हाइट कितनी बनी विच इज आर। तो इससे ये कट गया, तो कितना बन गया आर इंटू आर, यानी कि आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आंसर कहां लिखा, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। आगे बस खत्म हो गया, आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आसान था, बस चीजों को थोड़ा सा कंसेप्चुअली आपने समझना है। ठीक है, चलो फिर से मेंसुरेशन का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये चैप्टर, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि यदि एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर हो तो सम चतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर देन द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज। तो सबसे पहले तो रोम्बस बनाते हैं, कैसी बनती है। ये जो डायग्राम है आपका, ये रोम्बस का है, जिसे आप समचतुर्भुज बोलते हैं। और इसकी ये जो सारी साइड्स होती हैं, ये आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, सारी बराबर होती हैं। स्क्वायर जो होता है ना वर्ग, उसको ऊपर से धक्का दे देते हैं तो वो इस शेप में आ जाता है। अब इसके जो डायगोनल हैं, ये वाला कितना है 24 और ये वाला कितना है 10। ठीक है, तो याद रखना, इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को पहली बात तो 90 पे कट करते हैं, और वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये पूरा 24 था तो 12 इधर रह गया, 12 इधर रह गया। कोई दिक्कत है इस बात में। ये पूरा हमारा कितना था, ये पूरा इसमें 10 दे रखा है, तो 10 है तो 5 इधर रह गया, 5 इधर रह गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी स्क्वायर के यानी कि वर्ग के या रोम्बस के, जिसको समचतुर्भुज बोलते हैं, उसके जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण जो होते हैं, वो एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं। इन्हीं के कट करते हैं, बाकी रेक्टेंगल में नहीं करते, पैरेललोग्राम में नहीं करते, इसमें करते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है ये साइड कितनी होगी। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं और इस ट्रायंगल को वहां से हटा के यहां बना दूं, तो ये आपको इस तरह की दिखाई देगी। इसमें ये साइड 5 है, ये साइड 12 है और ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, जिसको आप हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण बोलते हैं। यानी कि इसके सामने ये क्या है, कर्ण है। तो ये कैसे निकलता है, पाइथागोरस थ्योरम से। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है और आंसर आ गया। लेकिन जिसको ये याद नहीं है कोई बात नहीं, मैंने कहा 90 के सामने सबसे बड़ी साइड होती है, तो सबसे बड़ी साइड कैसे बनेगी, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और इसका रूट कर देंगे। यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका रूट कर देंगे तो ये सबसे बड़ी साइड बन जाएगी। 5 का स्क्वायर 25, 13 12 का 144 और ये बनता है 169, जिसका रूट निकालेंगे तो वो बनेगा 30। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो या तो ये तरीका होता है या फिर इसका एक फार्मूला होता है, दिस इज 4a स्क्वायर इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस में d2 स्क्वायर। ये एक तरीका होता है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे a क्या है, साइड है, डायगोनल 1 जो कि आपको 24 दे रखा है, डायगोनल 2 जो कि आपको 10 दे रखा है। तो इतने पंगे में हाथ लगाओ, इससे अच्छा ये पंगा ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था समचतुर्भुज का परिमाप बताओ। परिमाप यानी कि ये साइड हमने निकाल ली, 13 आ गई, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है। तो परिमाप यानी कि पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है भाई, सभी साइड्स का टोटल। तो 13 13 13 13, तो 13 चौकी कितना बन गया 52 सेंटीमीटर, और ये आ गया इसका जवाब। ठीक है, तो पेरीमीटर मींस ऑल साइड्स का टोटल। तो 52 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, ये दिख रहा है ना
52 ऑप्शन नंबर 2 में दिखे। क्लियर? तो आसान था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। ठीक है, तो ये पेपर में मत बनाना अलग अलग से, बस यहीं पे देख लेना। मैंने बस समझाने के लिए अलग से बना दी ताकि किसी को टेढ़ी ना दिखे, सीधी सीधी दिखाई दे। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? कह रहे संख्याओं 14, 17, 34 तथा 42 में से प्रत्येक में वह न्यूनतम संख्या घटाने पर शेष बची संख्याएं आपस में समानुपातिक बन जाएं, क्या होगी? द लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स 14, 17, 34 एंड 42 सो दैट द रिमाइंडर्स मे बी प्रोपोर्शनल। तो ये क्या कह रहे हैं? कह रहे कि 14 में से क्या माइनस कर दूं, मुझे क्या पता। 17 में से क्या माइनस करूं, मुझे नहीं पता। फिर 34 में से क्या माइनस कर दूं और 42 में से, तो हमें नहीं पता क्या माइनस करूं। ठीक है, लेकिन ऐसे क्यों लिखा गया? उसने बोला है कि जो बची हुई संख्या माइनस करने के बाद बचेंगी वो आपस में समान अनुपात में होनी चाहिए, यानी कि जो फर्स्ट टू का रेशियो है वही लास्ट टू का भी होना चाहिए। ठीक है, समान होना चाहिए, इसलिए यहां पे बीच में बराबर लिखा। अब अगर आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और तब जाके एक्स की वैल्यू निकलेगी, पर ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि एक्स की वैल्यू जो भी है वो तो पहले निकल चुकी है। क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन में दे रखी है। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ, अगर ऑप्शन में दे रखी है, ऑप्शन 1 को मैं आंसर मान लूं कि भाई एक्स की वैल्यू 2 है, तो अगर एक्स 2 है तो 14 माइनस 2 करूंगा तो कितना बनेगा? 12। 17 माइनस 2 करूंगा तो बनेगा 15। 3 चौके 12, 3 पंजे 15। इधर भी करो, 34 में से 2 गए कितने बन गया? 32। 42 में से 2 गया कितना बना? 40। तो 8 चौके 32, 8 पंजे 40। क्या ये रेशो सेम है? बिल्कुल सेम है, यही आंसर है, आगे बढ़ना था ही नहीं। और एक बात ध्यान रखना, जैसे आंसर मिले फिर आगे नहीं करना कुछ भी। कभी बोले कि नहीं हम तो वेरीफाई करके देखेंगे, कोई जरूरत नहीं है भाई, आंसर मिल तो गया। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। फिर भी कोई अपनी तसल्ली करना चाहे तो तसल्ली के लिए वो अगली ऑप्शन भी चेक कर सकता है। ठीक है, क्लियर? तो आंसर आपको इस तरीके से, और अगर बोलता कि प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए तो फिर यहां प्लस का आ देगा, बाकी करने का तरीका सेम रहेगा। ठीक है, तो घटाने का बोला था इसलिए माइनस कर। क्लियर यहां तक? तो चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो रिलेटेड है वो इक्वेशन, जो क्वेश्चन होते हैं रिमाइंडर थ्योरम भी यहां पे आ सकती है, और इक्वेशन वाले क्वेश्चन यहां पे आपके ये दे रखे हैं, एल्जेब्रा भी आपको इसको बोल सकते हैं। कह रहे बहुपद 2x³ प्लस p प्लस 2 इंटू एक्स प्लस p माइनस 2 को x माइनस 2 तथा x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफलों का योग शून्य होता है, तो p का मान क्या होगा? The sum of remainders obtained when polynomial 2x की पावर 3 plus p plus 2 into x plus p minus 2 is divided by x minus 2 and when it is divided by x plus 1 is 0, then the value of p is। अब देखो ये कह रहे हैं कि जो ये इक्वेशन दे रखी है इसको हमने एक बार x माइनस 2 से डिवाइड किया और एक बार x प्लस 1 से डिवाइड किया, तो जब डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आएंगे, जो शेषफल आएंगे, उनका जो टोटल है वो 0 होता है। तो p की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, इसकी आवाज भी कम हो सकती है भाई फोन की, है या कहने के बाद ही होगी? तो यहां पे अब भाई बच्चे है ना बड़ा तंग करते हैं, जब पढ़ाता हूं ना, जब पता नहीं क्यों इस तरह का शोर करते हैं। आपको वीडियो में सुनाई देती होंगी आवाज, ठीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना भाई, बच्चा पार्टी है हमारे पास, 2 छोटी छोटी। ठीक है, तो अब यहां पे ये नहीं कि अब इसको डिवाइड करके देखें। ठीक है, ये जो इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है? दिस इज 2x³ प्लस में p प्लस 2 इंटू में x और प्लस में p माइनस 2, ये इक्वेशन है। ठीक है, 2x³ प्लस p प्लस 2 इंटू एक्स प्लस p माइनस 2। अब ये नहीं कि मैं इसको डिवाइड करूं x माइनस 2 से, कैसे डिवाइड ऐसे करते ना, ऐसे करके फिर मैं इसको x माइनस 2 से डिवाइड करूं फिर रिमाइंडर निकालूं ना। इसका तरीका होता है क्या, आपने क्या करना है, अगर इससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो इसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, मैंने क्या कहा, जिससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो तरीका याद रखो, इसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। जो भी x की वैल्यू इसमें रखने से जो बचेगा वही आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, कैसे? अब मैं क्या करूंगा, इसमें x को 2 पुट कर दूंगा क्या, x को 2, तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस में p प्लस 2 इंटू में 2 प्लस में p माइनस 2।
ये तो एज इट इज है, यहाँ x की जगह रखना है। तो 2 का क्यूब यानी कि 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुना 2 16, प्लस में 2 इंटू पी 2p, प्लस 2 इंटू 2 4, प्लस में p माइनस 2। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब 16 और 4 इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। 2p और 1p कितने बन गए? 3p। ठीक है, तो 16 और 4 20, और 20 में से 2 माइनस कर देंगे तो प्लस के कितने बचेंगे? 18। तो ये आ गया आपका रिमाइंडर यानी कि शेष, रिमाइंडर 1, पहला रिमाइंडर आ गया मेरे पास। ठीक है, क्लियर है ये बात? मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। अब इसी को एक बार फिर से देखते हैं। क्या? अब वो कह रहा है इसको x प्लस 1 से भी डिवाइड करना है, तो x प्लस 1 से डिवाइड करूंगा तो इसको 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1। तो अब की बार आप x को -1 पुट कर दो। ठीक है, क्या पुट कर देंगे? x को -1, तो पुट x इक्वल टू -1। जैसे -1 पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा? 2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस p प्लस 2 इंटू में -1। ठीक है, मल्टीप्लाई में ना ये, इसलिए इसको ऐसे लिखा मैंने, नहीं तो फिर ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो ये -1 दिखेगा आपको, कोई सोचे कि ऐसे क्यों लिख दिया सर ने। ठीक है, ये सही नहीं दिख रहा तो एक बार फिर से लिख देते हैं। दिस इज p प्लस 2 इंटू में -1। ठीक है, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, प्लस में p माइनस 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। -1 की पावर 3, -1 की पावर 3, -1 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? -1। किसी को नहीं समझ में आता तो यहां लिख देते हैं -1 की पावर 3 का मतलब -1 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, दिस बिकम्स -1। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये एक एक्स्ट्रा माइनस, तो -1 इंटू 2 कितना बनेगा? -2। ठीक है, अब -1 इंटू पी करेंगे तो माइनस के p बनेंगे। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस p बनेगा। ठीक है, -1 इंटू पी माइनस के p, माइनस p की जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में रहेगा। -1 इंटू 2 करूंगा तो माइनस के 2 बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? यहां तक ये मल्टीप्लाई किए, और बाकी का जो है वो तो एज इट इज लिख देते हैं। तो तुम मुझे बताओ, ये प्लस का p और ये माइनस का p आपस में कट गया। ठीक है, माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 2, ये कितने बन के? -6, विच इज रिमाइंडर नंबर 2। ये क्या आ गया? दिस इज रिमाइंडर नंबर 2, ये दूसरा शेष आ गया। तो ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये नहीं कि आप डिवाइड करके रिमाइंडर निकालें, शेषफल निकालने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ऐसे शेषफल निकालते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो शेषफल है इनका योग शून्य होता है, यानी कि क्वेश्चन में आप दे रहे हैं कि जो पहला रिमाइंडर आया, पहला शेष आया और जो दूसरा शेष आया, इनका टोटल क्या होता है? 0 होता है। तो तुम भी रख दो, पहला शेष कितना था? 3p प्लस में 18, ये पहला शेष है, और दूसरा कितना है? -6। इसको रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो यहां से बना 3p प्लस में 12 इक्वल टू 0, 18 में से 6 गए 12, तो 3p कितना आया? -12। 3p कितना आ गया? -12। तो p की वैल्यू क्या आ गई? काटूंगा तो कितना आएगा? -4। 3 से काटूंगा तो -4 आंसर आएगा। तो दिख रहा है कहीं ऑप्शन में? अभी तो नहीं दिख रहा। बोला जी अभी तो नहीं दिख रहा, लेकिन अब दिख रहा है। कहां लिखा है? थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ। आगे आंसर समझ में? तो आंसर इज -4 विच इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना था। बात सारी समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 124। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ो भाई। यदि बहुलक तथा माध्यिका का अंतर 36 हो तो माध्यिका एवं माध्य का अंतर क्या होगा? इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन इज 36, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज। तो आपने इस क्वेश्चन के लिए ये रिजल्ट याद रखना है भाई। और रिजल्ट क्या है? रिजल्ट होता है मोड इज इक्वल टू 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन। ठीक है, मोड होता है बहुलक इक्वल टू, मीडियन होता है माध्यिका और मीन होता है आपका माध्य। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में लिख दिया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन है ये, सांख्यिकी जिसको बोलते हैं। तो ये अगर आपको मालूम है तो अब क्वेश्चन को कैसे करना है। उसने ये बोला कि हमें क्वेश्चन में गिवन है बहुलक और माध्यिका का अंतर, बहुलक और माध्यिका यानी कि मोड माइनस मीडियन, हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना? 36। ये गिवन है, मोड माइनस मीडियन कितना है? 36। क्लियर है? और आपसे पूछ रहा है कि माध्यिका और माध्य का अंतर, तो
मीडियन और मीन का अंतर क्या होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये मोड जो है और ये 3 बार मीडियन में से एक बार मीडियन इधर ले आऊंगा तो क्या माइनस नहीं हो जाएगा। अब कोई बच्चा कहेगा बोले ये कैसे होगा, अरे भाई ये 3 बार लिखा हुआ है ना, तो 3 बार को मैं ऐसे लिख दूं, एक बार जैसे मान लो 3x लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ तो इसको मैं x प्लस में 2x लिख दूं तो क्या कुछ गलत है, अब भी तो 3x ही है, ठीक है। तो इस एक x को मैं इधर लिया, यानी कि एक मीडियन को 3 बार में से एक मीडियन इधर आ गया, तो ये इस तरह से लिखा गया माइनस में। अब इधर कितनी बार रह गया, 2 बार मीडियन रह गया। मीन कितनी बार है, ये तो पहले से ही 2 बार था, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं, ठीक है। तो 2 बार मीडियन रह गया, एक बार इधर आ गया और 2 बार मीन रह गया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ 2 बार इस पे भी है 2 बार इस पे भी है, तो क्यों ना 2 को कॉमन ले ले, 2 को क्या कर दिया कॉमन ले लिया, ठीक है। बात समझ में आई। अब इसकी वैल्यू दे रखी है भाई कितनी 36, रख दो ना फिर, ये 2 इंटू मीडियन माइनस मोड, मीडियन माइनस मीन, ठीक है। 2 से ये कटा 18 पे क्या बच गया, मीडियन माइनस मीन, यानी कि माध्यिका माइनस माध्य कितना बचा 18, और यही आपसे पूछना चाह रहा था, ऑप्शन नंबर 2 आंसर आ गया। क्लियर है, ऑप्शन 2 आंसर पता लग गया कैसे करना है, बस ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। आसान था, कोई मुश्किल थोड़ी था, बस फॉर्मूला याद रखना। भाई अगला क्वेश्चन जो है भाई पूरा दिखाना पड़ेगा, 1 मिनट एडजस्ट करूं मैं इसको। ये पूरा आया नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो पूरा नहीं आया, एक कोशिश करते हैं क्वेश्चन पूरा दिखाने की। आ गया, वेरी गुड, आ गया भाई। अभी साफ साफ नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा सा मुझे समय दें, ये और साफ साफ दिखेगा आपको। इसका बैकग्राउंड क्लीन कर देते, अब ये मेरे ख्याल से पूरा दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा और एडजस्ट कर दूं। एक मिनट भाई, 1 मिनट। ये अब दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक, क्वेश्चन तो दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन तो लगा दिए, क्या कह रहा है कि निम्न आंकड़ों का माध्य द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज। अब देखो ये भी स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन है और ये टेबल बना के दे दिया। अब की बार आपसे माध्य पूछना चाह रहा है मीन, तो मीन पहली बात तो निकलता कैसे है, मीन यानी कि माध्य कैसे निकलता है, सम अपॉन में नंबर से, मतलब जो भी टोटल है आपके पास, जो भी ऑब्जर्वेशंस है, जो भी आंकड़े हैं, उनका सम करके जितने आंकड़ों का वो माध्य है उससे आप उसको डिवाइड कर देंगे, ये आपका क्या निकल आएगा, मीन निकल आएगा। तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो आंकड़े हैं वो भी एक क्लास इंटरवल के थ्रू दे रखे। क्लास इंटरवल का मतलब क्या कि भाई 0 से 5 तक कितने बच्चों के नंबर है। जैसे अगर मैं ये मान लूं कि एक टेस्ट लिया हमने और वो जो टेस्ट था उसके मैक्सिमम मार्क 30 थे, तो 0 से 5 तक कितने बच्चों के नंबर आए, 4 बच्चों के। ये फ्रीक्वेंसी मतलब कितने के नंबर आए, ऐसे एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, उससे समझ लीजिएगा, ठीक है। कि 0 से 5 तक के नंबर कितने बच्चों के आए, 4 बच्चों के। 5 से 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए, 5 बच्चों के। 10 से 15 के बीच में कितने बच्चों के, 7 के। 15 से 20 के बीच में नंबर है 12 बच्चों के। 20 से 25 के बीच में है 7 के, और 25 से 30 के बीच में है 5 के। ये जो 25 से 30, ये जो आपको रेंज ऊपर दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल, जिसमें ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। 25 से 30 लोअर लिमिट है 25, अपर लिमिट है 30, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें, यहां पे जैसे ये जो लिखा है ना 20 से 25, तो 25 जो है वो इसमें काउंट नहीं होता, वह इसमें काउंट होता है। जैसे अगर जिस बच्चे के नंबर 20 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24, वो इस रेंज में आएंगे 20 से 25 वाली में, ठीक है। 25 वाला बच्चा इस रेंज में आएगा, ठीक है। तो जो अपर लिमिट होती है वो काउंट नहीं होती, वो अगले में काउंट होती है, ठीक है। ये कुछ बातें बता रहा था। तो अब यहां से मुझे सम कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहली बात तो ये है, मुझे जो सम निकालना है वो कैसे कैलकुलेट करना है। तो आपने क्या करना है, इस क्लास इंटरवल का मिड ले लेंगे, क्लास इंटरवल का मिड ले लेंगे। तो कैसे निकालते हैं मिड वैल्यू, 0 और 5 ये क्लास इंटरवल है, इसका मिड कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग कर दो, तो कितना आएगा 2.5, ठीक है। फिर से देखिएगा, जैसे अगला क्लास इंटरवल है 5 से 10, इन दोनों का टोटल कितना है 15,
ये मैं लिख भी देता हूं, किसी को लगे ये कहां से लिख दिया सर ने। 5 जमा 10, 15/2 कितना आएगा 7.5। तो ये मिड वैल्यू आपने पहले निकाल लेनी है। तो इस मिड वैल्यू को निकालने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है भाई, आप सीधा ही लिख दो। मुझे बताओ, ये पहले 0 से 5 था, तो मिड वैल्यू क्या बनेगी 2.5। क्या बनेगी 2.5, ये मिड वैल्यू आ गई। ठीक है, अगले इंटरवल की मिड वैल्यू क्या बनेगी 7.5। आप 5 ऐड करते चलो ना, 5 और ऐड करूंगा तो क्या बनेगा 12.5। 5 और ऐड करूं कितना बनेगा 17.5। 5 और ऐड करूं कितना बनेगा 22.5। ठीक है 22.5। ठीक है 22.5 के में 5 और ऐड कर दो कितना बनेगा 27.5। क्या ये बात समझ में आई? अब देखो ये लास्ट वाला टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, और उसमें भी देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें है, 6 हमने ले लिए। पता लगा? कोई भी देखना हो, अरे भाई 0 और 5 के बीच में क्या आएगा 2.5 आएगा, 5 और 10 के बीच में क्या आएगा 7.5 आएगा, 10 और 15 के बीच में 12.5, 15 और 20 के बीच में 17.5, 20 और 25 के बीच में 22.5, और 25 और 30 के बीच में 27.5। ठीक है, बस इसकी मल्टीप्लाई कर दो फ्रीक्वेंसी से, यानी कि 2.5 नंबर हमने ले लिया एक मिडिल वैल्यू। और ऐसा कितने बच्चों के हैं 4 बच्चों के। अगले वाले कितने बच्चों के हैं 5 बच्चों के, फिर अगले वाले 7 बच्चों के, अगले वाले 7 के बाद 12 बच्चों के, फिर अगले वाले 7 बच्चों के, अगले वाले 5 बच्चों के। जब आप इसको सोल्व कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या सम। क्या मिलेगा आपको सम मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई करनी है। 2.5 दूनी 5 दूनी 10, इसको करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37। ठीक है, इसको करेंगे तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 एकम 7 और 1 8, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 84 और 6 90, 12 एकम 12 और 9 21। ठीक है, 7 पंजे 35, कैलकुलेशन ध्यान से करना बस। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, 5 से काटूंगा, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है, ये हमने क्या किया इनका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये टोटल आपने चेक करना है। अब देखो ऊपर वाले में तो पॉइंट है नहीं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 5 10, 5 के 15, 500 के 20, इधर हासिल आया 2। ठीक है, 7 7 14, 7 21, 700 के 28 और 2 30, हासिल आया 3। ठीक है, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 1 16, 16 और 5 21 और 3 24, हासिल 2, 3 4 5 6, कितना आया 640। आपने ये टोटल निकाल लेना है ऐसे, बस इतना काम कर दिया तो बस अब आंसर लिखेंगे फटाफट। कैसे लिखना है, आपको निकालना था यहां पर मीन, मीन यानी कि माध्य। तो टोटल सम कितना है 640 अपॉन में नंबर। अभी कितने नंबर्स का है मुझे बताओ, 4 बच्चे यहां हैं, 5 यहां है, 7 यहां है, 12 यहां, 7 यहां, 5 यहां। तो ये बच्चे कितने हैं, ये हैं आपके नंबर। तो 4 5 9 7 16, 16 और 12 38। ठीक है, 38 और नहीं 16 और 12 28 हो गए। 28 7 35 और 5 40, 40 बनेगा टोटल, देख लेना। 7 5 12 12 24, 24 और 7 31, 5 31 5 36 और 4 40। ठीक है, टोटल ठीक है भाई, टोटल देख लेना बस, गलती ना हो। तो नीचे इससे डिवाइड कर दो, कितना आएगा 16। तो ये आ गया आपका मीन विच इज 16। आंसर देख लेते हैं एक बार, कहीं लिखा भी है कि नहीं आंसर। एक बार आंसर क्या है आपका विच इज 16, दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो ये था आपका एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का, कैसे करना था वो आप देख लेना। ठीक है, मैंने बता दिया है, समझा दिया है। तो अब ये कहीं पर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना भाई। तो अब अगला क्वेश्चन लगाऊंगा, लेकिन पहले इसको मिटा दूं क्योंकि एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा किया जाए। ठीक है भाई, ये आपका अगला क्वेश्चन। ठीक हो गया, अब तो समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 66 डिग्री, एंगल बी तथा सी के आंतरिक अर्धक ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो कोण बीओसी का मान क्या होगा।
In triangle ABC, angle A equal to 66 degree. The internal bisector of angle B and C intersect at O. The measure of angle BOC. देखो क्या कह रहा है, पहले एक बार समझ लो। कह रहा है एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। इस ट्रायंगल का नाम है ABC। वो दिक्कत है इसमें। अब यहां पे एंगल A कितना दे रहा है, 66 दे रहा है, इसे 66। फिर ये बोल रहा है कि यहां पे जो एंगल बी और सी के बाइसेक्टर है। देखो बाइसेक्टर का मतलब क्या, एक लाइन ऐसी जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, वो होगी इसकी बाइसेक्टर। इसी तरह से इधर से भी एक लाइन ऐसी जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, वो होगा इसका बाइसेक्टर। और ये कहीं ना कहीं तो कट करेंगी, लेट दिस पॉइंट इज O। ठीक है, उसने बोला कि O पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस पॉइंट का नाम O है। तो आपसे पूछ रहा है एंगल BOC, ये वाला एंगल आपसे पूछना चाह रहा है कि वो कितना होगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, ध्यान रखना यहां पे ये जो लाइन लगाई गई है ये सिंगल सिंगल क्यों, क्योंकि हो सकता है एंगल बी की वैल्यू कुछ और हो, सी की कुछ और हो। मान लो ये 40 है, अगर ये 40 है तो ये 20 और 20 रह गए ना, इस एंगल की वैल्यू कोई और होगी, तो ये अलग ये अलग। ठीक है, तो वो मैटर नहीं करता, बस ये लाइन जो है ये बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी क्या कि एंगल BOC दिस इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल A का हाफ। ये एंगल जो होगा ये किसके बराबर होगा, 90 प्लस इस एंगल के हाफ के बराबर। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता थी तो क्वेश्चन देखो कितनी देर का था, 90 प्लस 2 से काटूंगा तो 33 पे कटेगा और ये बन गया 130। 123 डिग्री आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है। तो प्रॉपर्टी याद है तो कोई देर नहीं लगनी। ठीक है, तो ये आपने करना है, तो इसी के अपोजिट एंगल के हाफ 90 में ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर। हाँ जी, कह रहे यदि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1620 डिग्री हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 1620 देन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज। अब भाई इसके लिए ना फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला लिख लो पहले, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग। तो फॉर्मूला जो होता है दिस इज इक्वल टू n-2 इंटू में 180 और 2n-4 इंटू में 90। आपको बता दो दोनों सेम ही है, तो मुझे बताओ इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा, तो 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ n बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, ये बचेगा, और वो 2 90 से मल्टीप्लाई करके 180 आ जाएगा। ये मैंने क्यों लिखा, कुछ बच्चों को हो सकता है ये याद हो, क्योंकि ये आपका 8th क्लास की बुक में भी दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे यूज करो या ऐसे करो, बात बराबर ही है। जहां पे n क्या है, दिस इज नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में 1620 दे रखा है इनका सम, तो आप लिखेंगे 1620 इक्वल टू n-2 इंटू में 180। बस इसमें से n की वैल्यू पूछ रहा था आपसे, 0 से कटा ये 0 पे, 18 से कटा 9 पे, तो 9 इक्वल टू n-2 और ये 2 इधर आएगा तो 11 बन जाएगा और ये आएगी n की वैल्यू विच इज द आंसर। तो आंसर कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ, आ गया जवाब। ठीक है, आसान था, कोई मुश्किल नहीं थी। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, नहीं थी तो अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन का है, क्षेत्रमिति का है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में एक चाप वृत्त के केंद्र पर 108 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर, द एरिया ऑफ सेक्टर इज। ये है आपका सेक्टर। ठीक है, इसी को बोलते हैं आप चाप यानी कि आर्क। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं आप आर्क। याद है स्कूल लेवल में प्रकार में ऐसे लग के यूं लगा देते थे, वही वाली है ये। ठीक है, तो ये कितना एंगल बना रही है यहाँ पे 108 डिग्री, 108 डिग्री का इसने एंगल बना दिया, और रेडियस कितना है विच इज 7 सेंटीमीटर। तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये रेडियस है। ये पूरा सर्कल होता तो ऐसे होता ना, पूरा सर्कल ऐसे होता। ठीक है, तो ये पूरा सर्कल होता। तो
तो आपसे पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं जो इसमें यूज होगा वो लिखता हूं, हाफ इनटू लेंथ ऑफ आर्क इनटू में रेडियस। ये आपका फॉर्मूला है, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क का मतलब चाप की लंबाई इनटू में त्रिज्या। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है क्षेत्रफल निकालने का। अब देखो यहां पे आप लिखोगे यहां पे 1/2 इनटू में लेंथ ऑफ आर्क, ये तो मालूम ही नहीं है, ये तुम्हें पता थोड़ी है कितना है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है उसको मैं यहां पे लिख देता हूं या यहां लिख देता हूं, इधर लिख देते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यानी कि चाप की लंबाई। अब इसका जो फार्मूला है वो क्या है, देखो अगर ये पूरा सर्कल होता तो ये सर्कल का क्या होता, सर्कमफ्रेंस होता, जो कि कितना होता है 2πr। कितना होता है 2πr, ये सर्कल की परिधि होती है 2πr। ठीक है, लेकिन ये पूरी थोड़ी है, ये तो सिर्फ इस एंगल से रिलेटेड है, तो इसको हम लिख देते हैं 108/360। ठीक है, 108 जो है वो आपका एंगल है जिसे आप थीटा बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, बात आ रही है समझ में, क्लियर। तो ये थीटा क्या, जो भी एंगल क्वेश्चन में दे रखा है भाई, हमें पूरे की नहीं सिर्फ उस एंगल से रिलेटेड चाप की लंबाई पता होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे मैंने थीटा रख दिया। ठीक है, तो अब 2 से इसको काटूंगा तो 180 पे कटेगा, तो फॉर्मूला बन गया πr थीटा अपॉन में 180। ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे जब रखेंगे तो लेंथ ऑफ आर्क मेरे ख्याल से वही निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर निकालने का, तो मैं इसको निकाल लेता हूं यहां पे रख के। पाई की वैल्यू कितनी रख दो 22/7, थीटा की वैल्यू कितनी है 108/180। ठीक है, देखो या तो इसमें रख लेना सारी वैल्यू, या मैंने सिंप्लीफाई कर दिया ना इसको थोड़ा सा, ये फॉर्मूला बन गया आपका सीधा πr थीटा बटे में 180। तो पाई की वैल्यू 22/7 लिख दी, थीटा की वैल्यू 108 मैंने लिख दी बटे में 180, और इनटू में क्या बच गया रेडियस विच इज 7। तो भाई 7 से तो 7 का काम खत्म हो गया। ठीक है, इसको काट दूंगा, 9 दूनी 18 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4 3 12, 4 5 20। ठीक है, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, तो 22 3 66/5। देखो 22 गुना 3 66 और बटे में 5, तो मैंने इसको 66/5 निकाल लिया है, जो कि लेंथ ऑफ आर्क है विच इज 66/5, और रेडियस कितना है विच इज 7। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात पता लगी होगी कि मैंने क्या किया, इसकी लंबाई मैंने यहां पर निकाल ली है, किससे, इस फॉर्मूले से सारी वैल्यू को पुट करके। अब यहां पे इसको रखूंगा, सोल्व करूंगा, तो 2 से कटाइए 33 पे, तो 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 2 23। इसको डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 चौके 20 बचा 30, 31, 5 6 30, 5 दूनी 10, तो 46.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, जो कि आपका देखते हैं ऑप्शन में कहां पे लिखा हुआ है 46.2, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है ना 46.2। आगे समझ में कोई दिक्कत? चलो, तो ये आपको करना था, इसमें कैलकुलेशन थी थोड़ी सी। चलो अगला क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस, एक स्तंभ के पाद से समान सरल रेखा पर आधार से 2 बिंदुओं की दूरी a मीटर तथा b मीटर है। स्तंभ के शिखर से इन बिंदुओं के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं, तो स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी? The angle of elevation of the top of a tower from a 2 points at a distance of a and b meter from the base and in the same straight line with it are complementary, then height of the tower is। अब ये जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, मैं आपको सरल भाषा में समझा दूं। ये कोई एक टावर है, ठीक है, इस टावर से 2 पॉइंट दूर है, एक यहां पे है एक यहां पे है। ये जो पहला पॉइंट है ये a मीटर की दूरी पर है, और ये जो दूसरा पॉइंट है ये b मीटर की दूरी पर है। ठीक है, इस टावर के बेस से, पाद मतलब यहां पर बेस की बात कर रहे हैं, यहां से एक पॉइंट है a मीटर दूरी पे, दूसरा पॉइंट है b मीटर दूरी पे। तो अगर मैं यहां से इसके टॉप को देखूं, इसके टॉप पे देखूं, ऐसे जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं और इसके टॉप की तरफ देखूंगा, तो मुझ को मुंडी ऊपर करनी पड़ेगी ऐसे। तो ये क्या होता है उन्नयन कोण, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कह रहे हैं ये जो एंगल बनेंगे ना, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा।
ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मैंने बताया था ना, पूरक कोण आज बताया भी था मैंने कि जिनका टोटल क्या बने 90 बने। ठीक है, तो अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस b, तो आपसे पूछेगा टावर की हाइट, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। तो भाई कुछ भी नहीं करना, बस ये याद रख लेना, अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, अब मैं पूरा डिटेल से चलाऊंगा तो फिर मुझे सारा वो लिख के दिखाना पड़ेगा, टावर की हाइट अपॉन में ये, टावर की हाइट अपॉन में पूरा ये, क्या जरूरत है, सीधा सा याद रखना, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक दूसरे के पूरक हैं, और दो पॉइंट्स का डिस्टेंस अगर आपको दे रखा है, तो आप रूट ए बी कर दें, रूट ए बी का मतलब जो डिस्टेंस है उनको मल्टीप्लाई करके रूट कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 9 मीटर, देन हाइट ऑफ टावर, then height of tower is 4 into 9 under the root, और 36 का रूट कितना हुआ 6 मीटर, तो ये आपका आंसर आ गया। तो फिलहाल वैल्यू दे नहीं रखी थी, तो रूट ए बी आपका आंसर बनेगा, और ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद कर लेना इसको, डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया। चलो फिर इसी के साथ फिर अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है भाई, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:3:7 है, तो त्रिभुज क्या होगा, यानी कि कैसा होगा दिखने में। द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:3:7, दैट ट्रायंगल इज, कैसा होगा भाई, न्यून कोण होगा, अधिक कोण होगा, समकोण होगा, कैसा होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो मुझे बताओ एंगल का रेशियो कितना है, 5:3:7। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर ये 3 एंगल हैं, तो इन एंगल्स का टोटल कितना बना, तो तुमने कहा 5, 3, 8 और 7 15, टोटल बना 15, लेकिन ट्रायंगल के एंगल्स का टोटल तो 180 होता है। तो अगर 15 की वैल्यू 180 है, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 12, भाई 180 को 15 से डिवाइड कर देना, 12 आ गई। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, 12 पंजे 60, ये वाला कितना हो गया 12 तिया 36, ये वाला कितना हो गया 12 सत्ते 84। तो यानी कि जो ट्रायंगल का रेशियो एंगल्स का दे रखा है 5, 3, 7 का, उसके एग्जैक्ट एंगल हैं 60, 36 और 84। तो सारे ही एंगल जो हैं वो आपके 90 से छोटे हैं। मुझे बताओ कोई भी एंगल 90 से बड़ा जा रहा है क्या, नहीं। तो अगर सारे ही एंगल 90 से छोटे होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के सारे एंगल 90 से कम होते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का एक एंगल, कोई एक एंगल 90 से ज्यादा होता है। समकोण त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसमें तो आया ही नहीं। ठीक है, और जो लास्ट हमारी बच्ची कौन सी, एन आइसोसिलस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, तो उसके दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल दो भी इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसके बारे में हमें क्या पता लगा कि जो ट्रायंगल है वो कैसी है, एक्यूट एंगल, न्यून कोण, जिसके सारे कोण क्या 90 से छोटे हैं, कोई मैच भी नहीं कर रहे, दो सेम भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आज बस इतना ही करवाते हैं। बच्चा पार्टी पूरा शोर मचा रही है, आज पढ़ाते हुए पता नहीं क्या इनके भूत निकल आते हैं। ठीक है, और जोर जोर से बोलने लग जाते हैं, तो कोई बात नहीं, चलो आज इतना ही कर लो। अगली क्लास के 20 क्वेश्चन करेंगे डिस्कस, क्योंकि 20 क्वेश्चन और बच गए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।